शंकर प्रसाद। कि बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वच्छता अभियान। और आज बिहार देश में सबसे पीछे पायदान पर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट के आधार पर दर्शाता है कि 38% बिहार में लोगों के घर में आज भी शौचालय विहीन है। इसका क्या कारण है महोदय कि बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्य बहुत मामले में है, बावजूद इसके हम लोग शौचालय के मामले में सबसे फिसड्डी हो गए हैं। कहीं न कहीं पदाधिकारियों की लापरवाही है और पदाधिकारी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके वजह से गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण नहीं हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि आगे कौन सा उपाय करके इसका आप भरपाई करने वाले हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, विभाग। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद जी का जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण सवाल है महोदय, और ये स्वच्छता से जुड़ा हुआ सवाल है। माननीय सदस्य जो प्रश्न उठा रहे महोदय कि बिहार में सबसे नीचे पावदान पर स्वच्छता के क्षेत्र में काम हुआ है, मैं बताना चाहता हूं माननीय सदस्य को महोदय कि ये जो सर्वे हुआ था, बेसलाइन सर्वे हुआ था महोदय, बेसलाइन सर्वे हुआ था 2012-13 में। बेसलाइन सर्वे के आधार पर 1,22,15,000 परिवार व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित सूची में शामिल हुए थे महोदय। और उसमें जो शौचालय का निर्माण हम लोगों ने कराया है महोदय 2012-13 में, आच्छादित परिवार की संख्या 39% पाई गई महोदय। और शौचालय विहीन जो परिवार थे महोदय, यानी हम लोगों ने 1,22,000 से ज्यादा घरों में शौचालय का निर्माण करा दिया और 1,22,00,000 और 1,62,00,000 परिवार का हम लोगों ने सर्वे कराया, उसके हिसाब से ये किया गया महोदय। आच्छादित परिवारों की संख्या 40 लाख पाई गई है महोदय, जिससे विलोपित कर 1,22,15,000 परिवार को लोहिया स्वच्छ अभियान के प्रथम चरण अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान की गई है महोदय। और जो परिवार शौचालय से अभी वंचित है महोदय, उनके लिए भी राज्य में लगभग 9,000 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय का हमने निर्माण कराया महोदय। और आवश्यकता और है, जिनके पास घर के अलावे शौचालय की जमीन नहीं है, उनके लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं और जमीन उपलब्ध करा रहे हैं, और जमीन उपलब्ध करा करके उनके लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रहे हैं महोदय। और इस प्रकार से जो कमी है उसको हम लोग दूर करेंगे। और माननीय सदस्य की जो चिंता है महोदय, अगर इनके इलाके में या इनके जानकारी में कहीं पर ऐसे सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है महोदय, तो माननीय सदस्य बताएंगे तो उनके अनुसार हम वहां पर भी कार्रवाई करेंगे। और इस प्रकार से हम जो छूटे हुए परिवार हैं उनको जोड़ने की दिशा में भी हम काम शुरू किए हुए हैं, और जहां जहां जिनके घरों में शौचालय नहीं है उनको भी सूचीबद्ध करके उनके घरों में भी शौचालय निर्माण कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे इलाके की बात कर रहे हैं, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं महोदय। बिहार का नाक कट रहा है कहीं न कहीं इस मामले में महोदय। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 NHSH 2019 और 21 के बीच 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के देश के 707 जिलों के लगभग 6.37 लाख सैंपल घरों में आयोजित किया गया था, और बिहार में 35,834 घरों में यह सर्वे किया गया महोदय, जिसमें 42,483 महिलाएं और 48,097 पुरुष इसमें शामिल हुआ। और उस सर्वे का रिपोर्ट है महोदय कि बिहार में केवल 72%
घरों में शौचालय 68% घरों में शौचालय है और 38% घर में शौचालय नहीं है। देश के सबसे निचले पायदान पर हम लोग हैं। हमसे थोड़ा ज्यादा झारखंड का है महोदय 70%, वहां 30% घर में शौचालय नहीं है। हम लोग इस स्थिति में आ गए कैसे महोदय? कितना शौचालय में भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके लिए माननीय मंत्री जी कोई कमेटी गठित करके और विशेष जांच कराकर इसका जांच करेंगे कि कैसे हम कम गए, जबकि इन्होंने बताया है कि 122.15 लाख परिवारों को व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से हमने दिया। तो आखिर वो गया कहां? या तो डुप्लीकेसी हो गई महोदय, या एक ही शौचालय पर 10 लोग अपना पैसा निकाल लिए, या पदाधिकारियों की इसमें काम में रुचि नहीं है, या भ्रष्टाचार। क्या है इन सारे मामलों का इन्होंने कोई समीक्षात्मक बैठक की है कि ये आखिर क्यों, माने इस हेल्थ सर्वे के आने के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ कोई समीक्षा किया गया कि आखिर हम क्यों पीछे हैं? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से महोदय कि समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है विभाग के द्वारा, और 40 लाख ऐसे परिवार बिहार में हैं जो डबल लेने के चक्कर में थे, उनको रोका गया महोदय। तो अगर समीक्षा नहीं करते तो 40 लाख परिवार कैसे रुकते? तो उनको रोका गया है। और जहां तक शौचालय निर्माण का सवाल है कि जो छूटे हुए परिवार हैं उनके बारे में हमने कहा कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादातर छूटे हुए हैं, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है, तो उसके लिए सरकार जमीन भी बंदोबस्त कर रही है। और हमने कहा कि 9000 से ज्यादा सामुदायिक शौचालय हमने निर्माण कराया है, और भी जहां आवश्यकता है वहां पर हम कराएंगे, और बिना शौचालय का कोई नहीं रहे उसके लिए पूरी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है महोदय। और दूसरी बात आपसे मैं कहना चाहता हूं, जैसे परिवार में कोई बंटवारा हो गया तो कल तक उसके पास शौचालय था, आज नहीं है, तो उसका भी हम सर्वे करा रहे हैं, और उस आधार पर बिना शौचालय का कोई नहीं रहे। अब तो स्वच्छता का दूसरा कारण भी शुरू हो गया महोदय। तो मैं समझता हूं माननीय सदस्य जिस बात के लिए चिंतित हैं उनकी चिंता जल्द ही हम लोग दूर कर देंगे। जानना चाहता लास्ट है आपका अंतिम है, तीसरा पूरक है, मैं जान रहा हूं महोदय। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि 38% जो लोग बच गए हैं उसको कितने दिनों में शौचालय से आच्छादित कर देंगे, इसका कोई समय सीमा होना चाहिए। और जब इन्होंने समीक्षा बैठक किया है उसकी अगर कोई तिथि माननीय मंत्री महोदय के पास है तो बता दें कि इसके लिए इन्होंने कब समीक्षा बैठक की। बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। अभी डेट तो एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन पिछले ही महीना हमने पूरे बिहार के उप विकास आयुक्त के साथ सचिवालय में बैठक किया था, और हमने निर्देशित किया था कि बिना शौचालय का कोई नहीं रहे। 77.8% लोग शौचालय से आच्छादित महोदय, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में ज्यादा शौचालय की कमी है ये महसूस करते हैं। लेकिन 9000 हमने बनाया है, और भी इसको तेजी से बनाने का काम हम लोग करेंगे महोदय, और माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको जल्द से जल्द हम लोग दूर करेंगे। और रत्नेश सदा जी क्या है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भाई अरुण शंकर जी को कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा है कि जो बिहार का नाक कट रहा है, सरकार में तो शामिल ये भी है। इनसे अब ये विषय नहीं, आपका पूरक है तो पूछिए, नहीं तो बचिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 12,000 रुपए में शौचालय नहीं बनती है। ठीक, इसमें सरकार माननीय मंत्री पैसा बढ़ावे ताकि गरीब गुरबा को शौचालय निर्माण हो सके। चलिए, क्या आपका क्या है विनय जी? बोलिए विनय भाई जी। जो पे ज्यादा हुआ है। हमारे लौरिया प्रखंड में एक पंचायत है धोबनी, उसमें 1800 शौचालय का पैसा गया और सिर्फ 300 शौचालय बना है। जांच के लिए कहा गया तो जांच में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है अध्यक्ष महोदय। प्रॉब्लम यह है कि पदनाम पर केस होता, पदनाम के आधार पे होता तो कोई ऑफिसर काम करता। अभी जो मान लीजिए अगर वीडियो है तो वीडियो अगर उसका बदली हो गया तो उसकी जगह पर जब दूसरा कोई वीडियो आएगा तो वही वीडियो
जहां बदली है वहां से आता है कोर्ट में। इसीलिए आग्रह है कि हमारे धोबनी पंचायत जो है लौरिया प्रखंड का, उसकी जांच हो ताकि पता चले। मैंने इसके विषय में जिलाधिकारी को दिया हुआ है। और ये क्या हुआ है, एक बार शौचालय हरे रंग से पेंट किया गया, पैसा गया, फिर पीले रंग से है। पूरक क्या है आपका? जी मैं चाहता हूं कि जांच कराना चाहते हैं। जांच हो, क्योंकि जांच होगी तभी बात आएगी, और जांच नहीं होगी तो बात का पता नहीं चलेगा। और बदनाम के आधार पे ऑफिसर के नाम पे ना हो। इनका लिख करके आप दे दीजिए, मंत्री जी संज्ञान में लेकर जांच करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, हम तो लगातार जांच कराते रहते हैं। अगर जांच नहीं कराते, ये तो 40 लाख जो डबल पेमेंट हो जाता महोदय, तो इसको घपला और घोटाला में ही लोग कहते। तो 40 लाख जो पैसा लेने के चक्कर में थे, उसको जांच किया तब ना रोका गया। और भी माननीय सदस्यों से ऐसे कोई सूचनाएं प्राप्त होगी तो उसका जांच कराएंगे और जांच करके कार्रवाई भी करेंगे। अब हो गया, एक ही प्रश्न का पूरा। महोदय मेरा दूसरा विषय है। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अध्यक्ष महोदय मेरा छोटा सा विषय है, आपका आदेश होगा तो लेते। अध्यक्ष महोदय बहुत विस्तार से जवाब एकदम छोटा सा। अध्यक्ष महोदय आपका अगर संरक्षण मिले तो पूछ ले कि माननीय मंत्री से हम जानना चाहते हैं कि शौचालय विहीन जो परिवार बचे हुए हैं, वैसे परिवारों का सर्वेक्षण कराने का विचार मंत्री जी रखते हैं तो कब तक? माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है बहुत, उसका जवाब तो हम पहले दे चुके हैं कि सर्वेक्षण का काम हमारा चल रहा है। और अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई ऐसे व्यक्ति छूट रहे हैं तो अगर वो लिख के दे देंगे या हमको फोन से बता देंगे तो वो परिवार नहीं छूटेगा। सबके घर में शौचालय का निर्माण कराना है, कोई वंचित नहीं रहेगा। हमने कहा कि अगर कोई आज शौचालय परिवार में सामूहिक में था और वो अलग हो गया, तो आज अलग हुआ है तो तुरंत तो शौचालय नहीं बनेगा, वो तो जांच कराएंगे, सर्वे हो रहा है उसमें जोड़ेंगे और जोड़ करके उनके घर में शौचालय निर्माण। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता नहीं, श्री ऋषि कुमार, श्री ऋषि कुमार, श्री पवन कुमार जायसवाल। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है उसके संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, पंचायती राज का चुनाव हुए इतने दिन हो गए, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार विधानसभा में स्टैंडिंग कमेटी है, उसी प्रकार पंचायतों में भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद में अस्थायी समिति का निर्माण गठन होना है और निर्वाचन के माध्यम से होना है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक मात्र एक जिला परिषद में, 13 पंचायत समिति में और कुछ पंचायतों में ही गठन हो पाया है। माननीय मंत्री जी का जवाब है कि लगभग पूरा कर लिया गया है। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इस मामले में मैंने जो दिया है विभाग से जानकारी प्राप्त करके दिया है। जो जिन पंचायतों ने, पंचायत समितियों ने या जिला परिषदों ने गठन नहीं किया, इसमें अध्यक्ष पंचायत समिति प्रमुख का कोई रोल नहीं है। ये गठन कराने का जिम्मेवारी उप विकास आयुक्त का है, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का है, कार्यपालक पदाधिकारी का और पंचायत सचिव का है। इन पर कोई दायित्व निर्धारण का विचार मंत्री जी रखते हैं तो कब तक? माननीय कब तक राज्य में ये गठन हो पाएगा? पंचायती राज विभाग। विभाग के द्वारा जो जवाब उपलब्ध कराया गया उसके आधार पर 25 जिला परिषद में समिति का गठन किया गया और 335 जगह पर पंचायत समिति में गठन किया गया और 4315 जगह पर ग्राम पंचायत में किया गया। इसके लिए 2 पत्र विभाग के द्वारा पहले भी जारी किया गया था डायरेक्टर के माध्यम से 7/3/2022 को और 28/2/2022 को कि आप इस कमेटी का गठन करके विभाग को इसकी जानकारी दें। लेकिन माननीय सदस्य ने जो जानकारी दिया है तो हम जरूर आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि हम ये निर्देश देंगे कि 15 दिनों में जो भी समिति का गठन निर्वाचन के तहत नहीं करेंगे उनकी राशि को भी हम लोग रोकने का काम करेंगे, काम आगे नहीं होगा। ठीक। अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री से ये प्रश्न है कि इतना सकारात्मक जवाब, बहुत अच्छा जवाब माननीय मंत्री जी का है, उसी से पूरक मेरा है कि जिन जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों ने
निर्वाचन के माध्यम से अस्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं किया, क्या उनका गठन को रद्द करने का माननीय मंत्री जी विचार रखते हैं? क्योंकि होना तो निर्वाचन से है और वहां तो चयन हुआ है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, यदि संज्ञान में आएगा कि कहीं चुनाव की प्रक्रिया नहीं किया गया है और वहां पर रिपोर्ट हम लोगों को गलत भेजा गया है तो जरूर कार्रवाई करेंगे। ठीक। श्री कुमार कृष्ण मोहन उप सुदय यादव नहीं है। श्री ललित कुमार यादव नहीं है। श्री भाई वीरेंद्र नहीं है। माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के जिस पवित्र मंदिर में हम बैठे हैं वह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है, बल्कि 12 करोड़ जनमानस की इच्छाओं, भावनाओं और संभावनाओं का केंद्र भी है। यह केवल विमर्श और विधान के निर्माण की जगह नहीं है, बल्कि उज्जवल भविष्य के संधान की पीठ भी है। यह आचरण, मर्यादा और कर्तव्य निष्ठा को निर्धारित करने वाला न्यास भी है। शायद इसलिए हमारी हर छोटी बड़ी गतिविधियों पर देश और दुनिया की बारीकी नजर होती है। हम जनमानस के असंतोष, हताशा और कुंठा के कारक के रूप में आलोचना और भर्त्सना के शिकार होते हैं, तो वही राज समाज में जो कुछ बेहतर होता है उस बेहतरी का सेहरा भी हमारे सिर पर बांधा जाता है। इसलिए हम विधायक कहे जाते हैं, यानी विधि के अनुरूप समाचरण करने वाले। इसी भाव को व्यवहारिक रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने उत्कृष्ट विधायक के चयन के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के लिए अपनी सहमति दी थी। माननीय सदस्यगण, आज प्रकृति की भी इच्छा है कि सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर विमर्श करें, प्रश्न में भागीदारी करें। यहाँ बैठे हम सभी लोग एक क्षेत्र विशेष की जनता के प्रतिनिधि हैं। हमारे अलग अलग मत है। विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों में हमारी निष्ठाएं जुड़ी है, लेकिन इस सबसे कहीं बढ़कर हमारी पहचान इस महान सदन के अंग के रूप में है। जब भी इस गौरवशाली मंदिर की पवित्रता और शुचिता पर प्रश्न उठता है तो हम सभी की व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिष्ठा पर आंच आती है। अतः हम सबको गंभीरता से यह विचार करना होगा कि बिहार विधानसभा के इस महान सदन से जुड़ने पर भर से हमें जो प्रतिष्ठा और पहचान मिलती है, उसके बदले में हम यहाँ की विरासत में क्या योगदान कर रहे हैं। हमारे विचार से हम सभी में यह भाव और बोध हमेशा सजग रहे। हमें एक निश्चित मापदंड, सुस्थापित पद्धति और प्रक्रिया अपनाते हुए पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रणाली के आधार पर अपने बीच से हर वर्ष एक सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को सम्मानित करते हुए जन सामान्य के बीच अपनी विधायिका को प्रतिष्ठित करना है। ये उत्कृष्ट विधायक किसी भी क्षेत्र में पार्टी या वर्ग से हो, उसका सम्मान हो। ये हमारी सामूहिक प्रतिष्ठा के वाहक के रूप में जनमानस में जाने जाएं। इससे न केवल जनता का विश्वास इस महान सदन के प्रति बढ़ेगा, बल्कि राजकाज और राजनीति के प्रति उनकी उम्मीद और अभिरुचि जगेगी। शासन प्रशासन में होने वाले विचलन पर रोक लगेगी। भय, भूख और भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक सकारात्मक माहौल बनेगा। इस प्रकार की निरंकुशता और अराजकता से मुक्त होने की जनाकांक्षाओं को बल मिलेगा। एक आग्रह और करेंगे कि कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हुए सीधे जो कह देते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, ये उचित नहीं। पूरी प्रामाणिकता के साथ, गंभीरता के साथ आप ये शब्द का उपयोग करें, तब ये शब्द पर सदन की गंभीरता बन जाएगी। हर प्रश्न पर हम अगर जो कह देंगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, ये कतई उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, आप सभी से ये आग्रह है कि नीति, निर्णय और नैतिकता के केंद्र बिंदु इस महान सदन को हम अपनी तात्कालिक उपलब्धियों का साधन न बनने दें,
विरोध और भर्त्सना के अखाड़े में न तब्दील होने दें। हमें यह याद रखना होगा कि इस सदन के भीतर हमारे हर छोटी बड़ी गतिविधियां इतिहास और संदर्भ का विषय बनती है। यदि हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण चाहते हैं तो इस गौरवशाली सदन के इतिहास में किसी भी प्रकार के अप्रिय अध्याय को जोड़ने के प्रयास से बचना होगा। हमें यह सोचकर आगे बढ़ना होगा कि हम सदन में विमर्श के लिए भागीदारी करें, अपने विषय को सदन में रखें। सदन के बाहर हमारी विषय प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच एक नकारात्मक भाव दे सकता है, लेकिन सदन में जो विमर्श होगा वही सकारात्मक भाव जनता के हित में और राष्ट्र के हित में होगा। आज बेतिया स्कूल के बच्चे भी सदन की कार्यवाही देख रहे हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम इन लोगों ने किया था। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, वक्त ने माना हमारे बीच रख दी दूरियां, कोशिशें ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे, कोशिशें ये हो दिलों में रास्ता जिंदा रहे। प्यार से सुलझाएंगे, प्यार से सुलझाएंगे, हल गुत्थियां को जाएंगे। जब तलक हम हैं ये फल समा जिंदा रहे। हमारी कविता, हमारे दोहे, हमारे गीत और गजल हम रहें न रहें, हमारा कहा सदा जिंदा रहे। यही आपसे उम्मीद और आग्रह है। अब प्रश्नकाल तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री आबिदुर रहमान, श्री आबिदुर रहमान, फिर श्री ललित नारायण मंडल। माननीय सदस्य, उत्तर संलग्न है। 100% प्रश्नों का जवाब आज भी आया है। मैं सरकार की सजगता को बधाई देता हूं और विधायक की गंभीरता इसमें दिखाई पड़नी चाहिए। सभी सदस्य सदन में आकर बहुत ही मेहनत से प्रश्न का जवाब हमारे विधायिका और कार्यपालिका में बैठे लोग लाते हैं। सभी विधायक से आग्रह है जो बाहर बैठ करके सदन के बाहर हैं, इस प्रश्नोत्तर काल में भागीदारी करें, ये आग्रह है। सर, इसमें एक अलग से हम पूछना चाहते थे सर से। सर तो पूरक पूछिए ना। हाँ, पूरक पूछना चाहते थे सर से। सर कि इसमें लिखा गया है कि बरसात के दिनों में खेती उधर नहीं होती है, जबकि धान की खेती होती है और धान की खेती सर बर्बाद हो जाती है। वो ओवरफ्लो करके जो पानी आता है, पुराना बांध है सर, बहुत पुराना बांध है। मैंने हम बहुत छोटे थे तब वह बांध बना था सर, और उसके चलते मैंने बहुत हानि होती है। अब इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं सर? सर इसलिए इसको तेजी से कराया जाए सर। मैंने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया है इसमें। और जो इनका प्रश्न है मझली गांव के लिए, हमने कहा है कि उस बांध का मजबूतीकरण हम लोग मजबूतीकरण जी। अच्छा ठीक, आप ही पहले बोलिए। महोदय, अभी जल संसाधन मंत्री जी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उसके पहले आपने आसन से कुछ संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए या विधायकों के उत्कृष्ट आचरण के संबंध में जो बातें कही हैं, हमने उचित समझा कि सरकार की तरफ से भी उन जो आपके विचार हैं, हम उनके साथ सरकार के विचार को भी जोड़ते हैं कि संसदीय जनतंत्र में जब तक यह सदन और आसन के साथ साथ सभी माननीय सदस्य उन मूल्यों को संवर्धित और संरक्षित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे जनतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होगा और ये भविष्य में भी जनतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा। इसलिए हम लोग भी चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात है
कि संसदीय जनतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके ही इस सदन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो विपक्ष को आप आमंत्रित करना, आप जो बात कर रहे हैं मैं वहीं पहुंच रहा था कि जब तक हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य नहीं होते हैं, सच पूछते हैं, तो सरकार या सत्ता पक्ष को भी एक अधूरेपन का एहसास होता है। और हम नहीं चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली के सशक्त ढंग से कार्य करने की जो प्रणाली निर्धारित की गई है, जो हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर संविधान के विशेषज्ञों ने जो इस सदन को संचालित करने में जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो उनके प्रभावकारी भूमिका का निर्धारण किया है, वो किसी भी मामले में कमतर हो ये सरकार भी नहीं चाहती है। और महोदय, इसी सदन में कहीं लिखा है, आदर्श वाक्य लिखा है कि विपक्ष के लोग भी सरकार के अंग होते हैं, विपक्ष के दल भी सरकार के अंग होते हैं, और अगर वो सदन में नहीं है आज विपक्ष, तो सरकार अधूरी है और हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपने जो आसन से सभी माननीय सदस्य जो विपक्षी दलों के हैं, जो अभी सदन में नहीं है, हम आपके उस आग्रह के साथ सरकार और सत्ता पक्ष के आग्रह को भी जोड़ते हुए उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि जो बाहर हैं वो आ जाएं सदन में, और सदन की प्रक्रिया निर्धारित है। आप हो चाहे हम माननीय सदस्य हो, सरकार हो, विपक्ष हो, आसन हो, सब नियम से बंधे हुए हैं और एक एक को नियम का पालन करना चाहिए। और जब तक सभी मिल के नियम का पालन नहीं करेंगे, न सदन की खूबसूरती न सदन की मर्यादा बढ़ सकती है। इसलिए आसन के बातों के साथ सरकार की भावना को जोड़ते हुए हम लोग भी जो हमारे माननीय सदस्य विपक्षी दलों के हैं उनसे आग्रह करते हैं कि सदन में आए, और जो सदन के नियमावली से चीज प्रतिबंधित है उन बातों को जोड़ दे के सदन से अनुपस्थित रह के सरकार को एक खालीपन का, अधूरेपन का एहसास कराएं, ये उचित नहीं प्रतीत होता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं आपके साथ कि वो सदन में आ जाए। बहुत अच्छा। अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय विधायकों के उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट विधायिका के संबंध में आपने जो एक नई कल्पना बिहार विधान सभा के सामने रखने का प्रयास किया है, और महोदय वो कोई एक दिन का ये चीज नहीं है। पूरे कार्यकाल में जो 5 वर्षों का कार्यकाल होता है उसमें माननीय विधायकों का सदन के प्रति और सदन का जो कार्यावली है उसके अनुसार अपने को निर्वहन करना, और बिहार विधानमंडल कहीं न कहीं पूरे बिहार के आम लोगों को प्रतिबिंबित करता है, और सरकार और माननीय विधायकों का दायित्व भी है और हमारी प्रतिबद्धता भी बिहार के आम लोगों के प्रति है। और विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का एक आईना के रूप में हम सब उसे देखते हैं, जिससे जो कमियां हैं, जो बातें सदन के माध्यम से लाई जाती है, तो उन कमियों को भी हम सब खोजते हैं और उसे रेगुलेट करने का हम सबों का प्रयास रहता है। आपने जो आज सदन के आसन से अपनी बातें कही है, और माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने भी विस्तार से उसकी चर्चा की है, और मुझे लगता है कि सारा सदन आपके भावना के साथ है, और आपके माध्यम से पूरा सदन आग्रह कर रहा है कि विपक्ष के जो हमारे साथी हैं वो सदन की जो कार्यावली है उसके अनुरूप चले, और जो अलग अलग विषय है उसके अलग अलग जो प्रावधान, जो परंपरा रही है या जो नियमावली रही है उसके अनुसार हम सब
उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें, यह उम्मीद करते हुए हमारा भी आग्रह है कि जो विपक्ष के हमारे साथी हैं वो सदन में आए और सदन में जो विमर्श है या बहस है उसमें हिस्सा लेकर बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार का गौरव कैसे बढ़े, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि बिहार में जन समस्याओं के समाधान एवं इससे संबंधित नीति निर्माण के संदर्भ में ये सदन सार्थक विमर्श के लिए सबसे बड़ी संस्था है। सदन में अपनी बात नियमानुसार रखने एवं सकारात्मक सुझाव देने में सभी समस्याओं का समाधान संभव है, जो संसदीय कार्य मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। बिहार की करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विरोधी दल की सभी माननीय सदस्यों से आग्रह होगा कि जनहित में सभी को सदन में आकर अपनी बात बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियमावली के नियमों के तहत अपनी बात रखनी चाहिए और सबको बिहार के विकास में अपनी सकारात्मक तथा रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। प्रकृति का भी इशारा है कि आप बाहर, आपको अनुमति नहीं दे रहा है, आप सदन में आए, हमारा फिर से आग्रह है। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, मैं अध्यक्ष महोदय प्रश्न कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, मैं अध्यक्ष महोदय बता रहा था कि जो माननीय सदस्य ललित नारायण मंडल जी ने किया है, वो जो मझली गांव है, हमने तो स्पष्ट जवाब भी दे दिया है और उसको हम लोग मजबूत कर देंगे। हम लोगों ने डीएम भागलपुर को भी लिखा है और उसको परस्यू करके जो इनका आपका अपना भी गांव है, शायद वही गांव है आपका। कल तो मैं फोन पर बात भी किया था माननीय विधायक से, और इसको हम लोग मजबूत करवा देंगे यहाँ से। हाँ, अब पूछिए। में प्रश्नगत क्षेत्रों में खेती नहीं होती है, जबकि खेती होती है सर। मतलब आप तो जानते हैं किसान जो है मानता नहीं है, मतलब खेती करेगा ही, लेकिन बहुत क्षति हो जाती है। इसलिए जल्दी हो जाए, इसकी कृपा करने की कृपा करें। माननीय मंत्री, मैंने अपने जवाब में दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने ऑलरेडी पत्र का भी रेफरेंस दिया है, जो 23/6 को हम लोगों ने पत्र लिखा है भागलपुर डिवीजन को, और इसको हम लोग जल्दी ही, हमसे मिले भी थे, जल्दी ही हम लोग इसको करवा देंगे। धन्यवाद सर। श्री अमर कुमार पासवान, माननीय सदस्य श्री अमर कुमार पासवान, श्री विश्वनाथ राम, माननीय सदस्य, फिर श्री अमर कुमार पासवान नहीं है, श्री नीतीश मिश्रा। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना आग्रह करना चाहूंगा कि जो मेरे प्रश्न के पीछे जो उद्देश्य था, और इसी संदर्भ में तत्कालीन जिलाधिकारी मधुबनी ने 18/12/2020 को ही कार्यपालक अभियंता लघु सिंचाई प्रमंडल मधुबनी को निर्देश भी दिया था कि जिस 2 तालाब का जिक्र हमने किया है, मुख्यतः सहरसा के सत्तरकटैया प्रखंड में मत्स्य गंधा के नाम से लघु सिंचाई विभाग ने बहुत ही अद्भुत कार्य किया है, और उसी तर्ज पर हम इन 2 तालाब जो झंझारपुर और लखनऊ में जानो मानो और बड़की पोखर है, उसका सौंदर्यीकरण के लिए प्रस्ताव जिलाधिकारी ने भी भेजा था। लेकिन 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये बात वास्तविकता है कि पानी है उसमें। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि मत्स्य गंधा के तर्ज पर इन 2 तालाबों को विभाग विकसित करने पर विचार करे, और जिलाधिकारी ने जो भी अपना निर्देश दिया है उसके पूरा हो गया। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मत्स्यगंधा झील के बारे में बात की है, इसके बारे में उनको जानकारी देना चाहता हूं कि वहां जो सहरसा का जो झील है वो 30% भाग सूखा रहता है, 70% भाग सूखा रहता है, 30% वेटलैंड है, और वहां पानी 1.5 फीट के आसपास में है। इस कारण से वो काम हो सका। जहां माननीय सदस्य ने जिस प्रश्न के बारे में चर्चा की है, जानो मानो तालाब के बारे में, वहां 12 फीट पानी रहता है और मात्र
30% भाग है जो सूखा है, 70% भाग भींगा रहता है, वेटलैंड है और वो रतीली मिट्टी, दोमट मिट्टी है और वहां काम करना मुश्किल होगा। फिर भी मैं माननीय सदस्य को सदन के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि एक तकनीकी दल जल्द मैं विभाग के स्तर से भेजूंगा। अगर संभव पाया गया, ऐसे फिजिबिलिटी होगी कि काम किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर विभाग काम कराने के लिए इच्छुक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि तालाब का जीर्णोद्धार एक विषय है, मैं उसके सौंदर्यीकरण और उसको विकसित करने के प्रश्न पर मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि वहां पे लगभग सहरसा में 6 करोड़ से भी अधिक राशि से सिर्फ जल संधारण एक विषय है, लेकिन उसके आसपास को भूमि को पेवर्स ब्लॉक लगा के बहुत ही सुंदर और आदर्श बनाया गया है। तो माननीय मंत्री जी से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि उस तर्ज पर पानी है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि पानी वहां 12 फीट 14 फीट है, जो माननीय मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में दिया है, लेकिन एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में है और गंगा दशहरा में बहुत अत्यधिक वहां पे भीड़ भी होती है। तो मैं पुनः मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस सौंदर्यीकरण को भी ध्यान में रख के कार्य योजना बनाना वो चाहेंगे। ठीक। श्री नरेंद्र कुमार नीरज। पूरक पूछे। ग्रामीण कार्य विभाग उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। जी, बतलाने की कृपा करेंगी, क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड और आप प्रश्न पढ़ रहे हैं? पूरक तो लिख के लेवे नहीं किए हैं सर। मन में जो उठता है पूरक, इस पर जवाब पढ़े हैं? हम मुँह से बोलते हैं सही। नहीं, जवाब पढ़े हैं जी, इसका जवाब आपको मिला है, पढ़े हैं? नहीं, जवाब तो नहीं मिला है। आपके पीए प्रशिक्षण लिया था, पीए को प्रशिक्षण में भेजे थे? हाँ जी। अच्छा, हम बोल देते हैं, बोलने दीजिए। मैं जल एक मिनट, आप अभी बैठ जाइए, पहले उत्तर सुन लीजिए तब पूछिएगा। माननीय मंत्री उत्तर पढ़ दीजिए, पहले आप ध्यान से सुनिए उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल शीर्ष राज्य योजना कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी ब्रिज ओवर कलवलिया धार नियर कमला कुंड टोला के नाम से स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है, जिसमें पुल संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पहुंच पथ का कार्य प्रगति में है। पुल के एक तरफ पहुंच पथ में मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं दूसरे तरफ मालपुर की ओर निजी जमीन रहने के कारण इसका सीमांकन हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा अंचलाधिकारी गोपालपुर से प्रतिवेदन की मांग की गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा। महोदय, अब पूरा पूछिए। स्थिति बड़ा गंभीर है। 25,000 पब्लिक जब बरसात और बाढ़ की टाइम में आता है तो बड़ी कठिनाई होती है और नाव पलट भी जाती है, दुर्घटनाएं होते हैं। मैं मंत्री से जानना चाहता हूँ, वह पुल का एकदम अति आवश्यक है, कब तक बनाएंगे ये तो बता दे। माननीय मंत्री जी, गंभीरता विषय को लेकर के बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पुल तो बन चुका है, उसमें जो है एक तरफ का अप्रोच नहीं बना है, उसमें निजी जमीन पड़ रहा है और उसको हम लोग सतत लीज पे ले लेंगे और माननीय सदस्य से भी अनुरोध होगा कि वहां पे जो है थोड़ा सा ये कर देंगे तो सतत लीज पे हम लोग ले लेंगे और उसको बना देंगे। वो पूछ रहे हैं कब तक, आप यही पूछ रहे हैं ना? पूछ रहे कब तक माननीय बताइए कब तक। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंचलाधिकारी को दिया गया है प्रतिवेदन हम लोगों की तरफ से कि जो है वहां का जमीन का सीमांकन कर लिया जाए। सीमांकन हो जाएगा तो हम लोग सतत लीज पे ले लेंगे और उसका पैसा दे देंगे और उसको हम लोग बनवा लेंगे। ये तो मैं समय सीमा न मांगा। समय सीमा बता दीजिए जी, बता दीजिए। सतत लीज पे एक समय सीमा अंचलाधिकारी के, ये हमारे विभाग से थोड़ा सा ये तो मैं समय सीमा न मांगा। समय सीमा बता दीजिए जी, बता दीजिए। सतत लीज पे एक समय सीमा अंचलाधिकारी के, ये हमारे विभाग से थोड़ा सा अलग मामला हो जाएगा। सतत लीज पे लेने की प्रक्रिया प्रगति से विधायक जी को अवगत करा दीजिएगा। उसकी प्रगति से हम लोग अवगत भी करा देंगे और माननीय विधायक
पर RFTLR एक्ट के तहत उसको मुआवजा दिया जाता है। तो अभी तो ये चीजें उसी तहत ली गई हैं। तो अभी इसमें जो मुआवजा का दर निर्धारित है तो लैंड एक्विजिशन के समय में ही तय होता है, जब ये प्रक्रिया शुरू होती है MBR शीट बनाने का। माननीय मंत्री जी, मैं बताना चाहता हूं आपको, जो मूल्य निर्धारण किया गया वर्तमान जो रेट है उससे काफी कम किया गया, और यहां तक कि घर का दाम लगाया गया है लेकिन उस जमीन का कृषि भूमि में दिया गया है, जबकि घर से 200 मीटर आगे तक उसको आवासीय भूमि में देना चाहिए, लेकिन घर का लगाया गया लेकिन उसको कृषि। अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे विषय को माननीय सदस्य ने जो बताया कि किसी को अगर इस प्रकार की असुविधा है कि कृषि योग्य भूमि थी और उसको आवासीय नहीं मिल रहा है तो हम उसको दिखवा लेंगे और जिला श्री अमरजीत कुशवाहा नहीं, श्री मोहम्मद अंजार नईमी, विद्यासागर केसरी, क्या पूछे? उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए ना। उत्तर तो हमको नहीं, उत्तर हमको नहीं प्राप्त हुई है। नहीं, उत्तर आपके पीए निकालता क्यों नहीं है? नहीं, ये जब 100% प्रश्नों का जवाब सरकार दे रही है तो आप लोग को भी गंभीरता से इसको लेना होगा। उसको लेंगे, और अगर जो आपके पीए सक्षम नहीं है तो आप सदन में भेजिए, उनको प्रशिक्षण हम देंगे। इसमें है अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि ये जो रोड है सीमांचल कंस्ट्रक्शन द्वारा बैठ जाइए, अभी उत्तर सुने नहीं तो कैसे प्रश्न कर रहे हैं? बोलिए माननीय मंत्री जी, ग्रामीण कार्य विभाग, पढ़ दीजिए उत्तर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का ये जो प्रश्नाधीन पथ है PMGSY फेज 3 के अंतर्गत जो है स्वीकृत है, और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 3 जो है PMGSY फेज 3 के अंतर्गत जो है 24/6/2022 के द्वारा इसकी स्वीकृति भी मिल गई है महोदय। 24/6/2022 के द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई है। ठीक, अध्यक्ष महोदय, 24/6/2022 के द्वारा स्वीकृति जो प्राप्त हुई है तो इसका वर्क ऑर्डर कब तक मिलने वाला है? मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति तो मिल चुकी है, अब निविदा की प्रक्रिया जल्द हो जाएगी, उसके बाद सड़क बनना शुरू हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है, इससे मिल नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र है और SSB का जो है मुख्य आना जाना इस रोड से लगा रहता है, और नोमेंस लैंड है, और नोमेंस लैंड के चलते जो है वहां की जो गतिविधि है उसको देखना सीमावर्ती क्षेत्र में SSB का काम है, और एक प्रमुख रोड होने के चलते यह 2017 से लेकर के अभी तक जो है इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ।
हमने सदन में 10-10 बार इस मामले को उठाया है, लेकिन आज तक इसका जो है काम नहीं हुआ है। स्वीकृति मिल गई, स्वीकृति तो बात श्री विजय शंकर दुबे, फिर श्री विद्यासागर केसरी जी, फिर अच्छा इस बार भी तो आप बाहर से आ रहे हैं क्या? एक बार पढ़वा दिया जाए। आप दो प्रश्न है, आप जवाब नहीं निकालते हैं। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड क स्वीकारात्मक है, खंड ख स्वीकारात्मक है। खंड ग वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्न 4 पथों से संबंधित है। कैजुएस मटियानी से हंस कोसा, उक्त पथ जो है बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत स्वीकृति के उपरांत निविदा का प्रकाशन की प्रक्रिया में है। निविदा का निष्पादन के उपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव होगा। हंस कोसा से धमदाहा चौक, उक्त पथ शीर्ष PMGSY के अंतर्गत निर्मित T04 से शहबाजपुर पथ का पथांश है, जो 5 वर्षीय अनुरक्षण अवधि में अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है। तीसरा, धमदाहा चौक से पिपरा पुल तक उक्त पथ आरेखन में अवस्थित बसावटों को छूटे हुए बसावट के तहत संपर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय ऐप के माध्यम से सर्वे कार्य करा लिया गया है, जिसका सर्वे ID 29,845 है। समीक्षा उपरांत और निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव होगा। पिपरा पुल से बॉर्डर रोड, उक्त पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। स्वीकृति के उपरांत अग्रतर कार्रवाई किया जाना संभव होगा। महोदय अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा पूछना चाहता हूँ, ये सारे रोड जो है सीमावर्ती क्षेत्र से बॉर्डर रोड से कनेक्टिविटी है इस रोड की, और ये सभी रोड जो मैं दोनों रोड का ही प्रश्न किया था, और दोनों रोड जो है सीमा सड़क से जुड़ा हुआ है, नेपाल का बॉर्डर है, और गलत लोगों का जो है एक्टिविटीज रहता है उसमें। यह रोड नहीं बनने के चलते उस क्षेत्र के हजारों लोगों को जो है काफी परेशानी उठानी पड़ती है। एक रोड औसरी से कुशमाहा के लिए हम 2017 से बोल रहे हैं, आपको पूरा पूछना। कब तक इस रोड का जो है निविदा करा करके कब तक इस पर वर्क ऑर्डर दिया जाएगा? माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी विस्तार से तो बताए हुआ आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने बताया है कि जो है पहला जो रोड है कजवे से मटियानी हंसकोला, ये स्वीकृति की प्रक्रिया में है महोदय। हंसकोला ये पूछ रहे हैं कि कब तक? ये स्वीकृति की प्रक्रिया में है। ये एक महीने के अंदर हम लोग टेंडर करा देंगे। पहला का दूसरा अनुरक्षण अवधि में है, जिसमें अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है। तीसरा जो है वो विभागीय ऐप से सर्वे कर लिया गया है। इसको ब्रिक्स बैंक से जब हम लोग को लोन मिल जाएगा उस समय हम लोग इसको प्राथमिकता पे बनाएंगे। और तीसरा जो है अनुरक्षण अवधि, तीसरा जो है बिहार ग्रामीण अनुरक्षण नीति 2018 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है, इसको भी हम लोग 1 महीने के अंदर बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, पिपरा पुल से बॉर्डर तक जो पथ। अध्यक्ष महोदय, नेपाल से रोटी का संबंध है अध्यक्ष महोदय, और ये सारा रोड जो है कि कनेक्टिविटी जो है आप भी मिल लीजिएगा, मंत्री से मिलते जुलते रहिए, बैठ जाइए। नहीं मिल रहे, 2017 से अब तक मिल ही रहे हैं, और हमारा एक भी काम जो है बॉर्डर क्षेत्र में नहीं हुआ है। थोड़ा गंभीरता से लीजिए, ठीक है। हम माननीय सदस्य से मिल लेंगे और जिसका जो स्थिति है बता देंगे माननीय सदस्य को, और जल्द क्षेत्र का मामला गंभीर है, जल्द पूरा भी कराएंगे। 17 से तो हम श्री विनय कुमार नहीं है, श्री विजय कुमार, श्री राजेश कुमार नहीं है, श्री डॉक्टर सत्येंद्र यादव नहीं है, श्री रानी विजय साहू, श्री जनक सिंह, पूरक पूछिए। उत्तर नहीं देखे हैं तो पढ़वा दें। अध्यक्ष महोदय, उत्तर उपलब्ध है, और मैं साधुवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को, चूंकि इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है और ये कार्य उन्होंने कहा कि पूरा कर लें।
देखिए ये हुआ ना, श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है कि प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और निधि उपलब्धता के आधार पर निर्माण कराया जाएगा। हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि कब तक राशि उपलब्ध कराकर इस कार्य को निर्माण करा दिया जाएगा। एक माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि 2018 के अनुरक्षण नीति के अंतर्गत इस पद को लिया गया है, इसको हम लोग 1 महीने के अंदर इसका हम लोग ये टेंडर निकलवाने की प्रक्रिया पूरा कर देंगे। चलिए, मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अचमित ऋषिदेव, पूरक पूछिए विधायक जी। नहीं उत्तर देखे हैं क्या? हम भी मंत्री से मिल लेंगे। माननीय विधायक जी, उत्तर मिला है कि नहीं? उत्तर तो नहीं मिला है, लेकिन मंत्री से मिलकर काम करवा लेंगे हम। ये तो बड़ा अच्छा तालमेल है सदस्यों के और मंत्री के बीच का। हम लोग तो चाहते हैं कि जो माननीय सदस्यों की भावना है या जो माननीय मंत्री जी जितनी उदारता से सदस्यों के अनुरोध का सामंजन करते हैं कि आने वाले समय में मंत्री और सदस्य अगर आपस में मिलते जुलते रहें, बात करते रहें, तो हम समझते हैं प्रश्न आने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन एक चीज विधायक जी, कोयल की आवाज से लोग मुग्ध हो जाते हैं और तोता नकल करता है तो कैद हो जाता है। श्रीमती गायत्री देवी। अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला हुआ है। हाँ, मैं मंत्री जी से अपने उत्तर में कहा है कि इस सड़क को अतिरिक्त सुलभ संपत्ति में लिया गया है। मैं मंत्री जी से पूछती हूँ कि कैबिनेट से अतिरिक्त सुलभ संपत्ति योजना की मंजूरी कब मिली है, ये बता दीजिए। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट से जो है इसका सब कुछ आलेख बन गया है, कैबिनेट में अभी जा रहा है और जल्द ही हमें उम्मीद है कि सुलभ संपत्ति का मिल गया है। और माननीय सदस्य को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इसको हम लोग, चूंकि बहुत लंबा सड़क है, इसको हम लोग जो है अस्थायी रूप से चालू हालत करने के लिए हम लोग काम भी पूरा किए, शुरू कर दिए हम। आपने मतलब उत्तर में तो गलत दिया हुआ है, तब कैबिनेट से इसका मंजूरी पास हो गई। मंत्री जी, हाँ बोलिए। इसका कैबिनेट से इसमें उत्तर में दिया हुआ है कि मंजूरी मिल गया हुआ है, और हम लोग का उत्तर में मिला हुआ है इसका मंजूरी कैबिनेट से मिल गया हो चुका है। और दूसरा मतलब इसका तो आप उत्तर या गलत देने वाला दे दे गलत। और अध्यक्ष महोदय, दूसरा है बाढ़ हुआ बरसात के कारण 3 साल से यह सड़क पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और बनाने का भी समय में भी नहीं है। कैबिनेट से भी पास से इसमें कैबिनेट में उत्तर में हम लोग का मिला हुआ है, देखे हैं। एक मिनट माननीय सदस्य, बैठ जाएं आप उत्तर पहले पढ़ दीजिए माननीय मंत्री जी, उनके प्रश्न का उत्तर पढ़ के। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड क स्वीकारात्मक है, खंड ख स्वीकारात्मक है। खंड ग, वस्तु स्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लंबाई 22 किलोमीटर है, संपूर्ण आरेखन पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है। इस पथ का सर्वेक्षण अतिरिक्त सुलभ संपत्ति अंतर्गत किया गया है। तद अनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्माण किया जाना संभव हो सकेगा। महोदय समझ लिया ना? तो मतलब बोल सबसे पहले तो 23 किलोमीटर है, इसमें दे दिया हुआ 22 किलोमीटर। आप भी एक बार मंत्री जी एक बार मिल करके
समझ लीजिए। अध्यक्ष महोदय, जो सड़क की लंबाई है वो विभाग के पास 23 किलोमीटर का रिकॉर्ड है, तो 22 किलोमीटर का रिकॉर्ड है। 22 किलोमीटर कहाँ से किया गया महोदय? अध्यक्ष ठीक है, एक बार मिल के समझ, आप तो अगल बगल ही बैठते हैं। अध्यक्ष महोदय, मतलब हम लोग का तो अभी तो बाढ़ आ गई है क्षेत्र में, इसमें कोई दो मत नहीं है, बारिश इतना हो रही है और 50,000 की आबादी है। एक बार मिल लीजिएगा मंत्री जी, गंभीरता से विधायिका जी का देख लीजिए। श्रीमती स्वर्णा सिंह, उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये सड़क, मैं सिर्फ मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ये सड़क PMGSY 3 के अंतर्गत स्वीकृत के लिए गई हुई है, तो मैं सिर्फ ये निवेदन करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कब तक स्वीकृत होगी, और अगर स्वीकृत में टाइम लगता है, समय लगता है, तो अगर इनके विभाग से कुछ हो सकता है, क्योंकि ये सड़क का बहुत ही खराब हालत है अध्यक्ष महोदय, बहुत जर्जर हालत है, तो इसमें अगर इनके विभाग से कुछ हो सकता है तो इसमें कुछ किया जाए। ठीक है, ग्रामीण कार्य आप सुझाव दिए हैं, ग्रहण कर लीजिए। अनित कुमार नहीं है, श्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी नहीं है, श्री नरेंद्र नारायण यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़क है NH 106 बाराटेनी से लश्करी दुभी सुही होते हुए SH 58 को जोड़ती है, और लगातार संवेदक ने समय की मांग की है, शपथ पत्र दिया है। बरसात का वक्त आ गया है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या 1 सप्ताह के अंदर इस क्षतिग्रस्त पथ को चलने लायक बना देंगे? माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से दिया है कि संवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि जुलाई 22 तक, जून लास्ट कर गया, जुलाई 22 तक इसको जो है पूर्ण कर लिया जाएगा महोदय, और हम देख लेते हैं कि उसको और जल्द से जल्द हम पूरा करवाते हैं। चलिए, श्री विश्वनाथ राम नहीं है, श्री अनिल कुमार नहीं है, श्रीमती मंजू अग्रवाल, श्री महमूद आलम, श्री समीर कुमार महासेठ, श्री राजकुमार सिंह। पूरा पूछिए। जो प्रश्न में आया है, जवाब आया है कि इसका सर्वे करा लिया गया है। विगत लगभग 9 महीने पहले ही इसका सर्वे हुआ। मैंने 2 बार स्थानीय अभियंता के साथ उस जगह का निरीक्षण करवाया, लेकिन अभी तक सिर्फ सर्वे हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो दोनों मोहल्ले हैं, ये दशकों से इसमें लगभग हजारों परिवारों का घर है, जिनको मुख्य सड़क से इनकी संपर्कता बिल्कुल नहीं बनी हुई है, और समय समय पर इसको रोक दिया जाता है उनका आवागमन। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या अविलंब सरकार की नीतियों के अनुरूप यहाँ पे संपर्क पथ का निर्माण कराया जाए। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जो 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, जो काम चल रहा है। जो दूसरा विषय उन्होंने कहा था इसके चौड़ीकरण का विषय, उस पर हम लोगों ने तकनीकी समर्थता के आधार पर उसका DPR का काम शुरू किया है। जैसे DPR आता है तो इसको हम लोग स्वीकृति के लिए आगे भेजेंगे। ठीक है, श्री ललित नारायण मंडल। नहीं मिला है सर, एक ही प्रश्न का उत्तर मिला, इसका उत्तर नहीं मिला है सर। अच्छा ठीक है, मिल लीजिएगा। आदेश ऐसा हो सर। चलिए, अब तारांकित प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 जून 2022 के लिए माननीय सदस्य अजीत शर्मा से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद विवाद मतदान एवं बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्य निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है।
अब शून्यकाल लिए जाएंगे। श्री अरुण शंकर प्रसाद। मधुबनी जिला अंतर्गत 1 दर्जन से अधिक उच्च विद्यालयों में वर्ष 2017-18 एवं 18-19 की छात्रवृत्ति, साइकिल एवं पोशाक योजना के करोड़ों की राशि प्रधानाध्यापकों द्वारा वापस नहीं कर गबन करने का प्रयास हो रहा है। शीघ्र प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि वसूली की मांग सरकार से करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड के रानी दियारा, एकचारी, मोहनपुर, टफुआ, अंठावन, तौफिल में गंगा नदी के कटाव से हजारों लोग पुनः बेघर होने के कगार पर हैं। अतः मैं सरकार से उक्त स्थल पर यथाशीघ्र तीव्र गति से कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूं। डॉक्टर निक्की हेम्ब्रम। माननीय अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटोरिया प्रखंड के जमदाहा पंचायत में जमदाहा ग्राम में स्थित अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र की 4 दीवारी घेराबंदी नहीं होने से भूमि का अतिक्रमण हो रहा है। अतः मैं स्वास्थ्य केंद्र और सरकार से 4 दीवारी बनवाने की मांग करती हूँ। श्री विद्यासागर केसरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला अंतर्गत फारबिसगंज नगर परिषद में अवस्थित सीताधार के अतिक्रमित होने से जल प्रवाह का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, जिससे प्रतिवर्ष शहर में बाढ़ की भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फारबिसगंज नगर परिषद का मास्टर प्लान तैयार कर जल निकासी एवं सीताधार को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग सदन से करता हूं। श्री कुंदन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिला अंतर्गत बेगूसराय शहर में ताइक्वांडो तथा वॉलीबॉल क्लब आवासीय प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मैं सरकार से मांग करता हूं। श्री मोहम्मद कामरान नहीं है। मोहम्मद अंजार नईमी नहीं है। श्री मुरारी मोहन झा। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत बंसारा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर, जो कि पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इस विद्यालय का शीघ्र निर्माण करना अति आवश्यक है। छात्र हित को देखते हुए विद्यालय भवन निर्माण कार्य करवाने की कृपा की जाए। श्री ललित नारायण मंडल। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के घोरघाट, गनगनिया, फतेहपुर, टमरगंज इत्यादि गांवों में नील गायों का भयंकर प्रकोप से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा नील गायों को पकड़वाने की मांग करता हूं। धन्यवाद। सुश्री श्रेयसी सिंह। अध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली हावड़ा मेन रेलवे लाइन पर हाजीपुर जोन के दानापुर डिवीजन अंतर्गत जमुई और झाझा स्टेशन के बीच स्थित कटौना हॉल्ट पर ट्रेनों के ठहराव का कोरोना काल के पूर्व की भांति पुनर्बहाल करने की मांग करती हूँ। श्रीमती शालिनी मिश्रा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के किसानों से कैंप लगाकर 2019 में बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन लिया गया था, लेकिन अभी तक लगभग आधे नलकूपों तक ही बिजली पहुंची है। अतः शेष नलकूपों तक अविलंब बिजली पहुंचाए जाने की मांग करती हूँ। श्री रामचंद्र प्रसाद। अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुरहा चट्टी से हथौड़ी पथ में हमेशा भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है। सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण वाहनों के आगमन में काफी कठिनाई होती है। अतः मैं सरकार से उस पथ को चौड़ी करने की मांग करता हूं। श्रीमती रश्मि वर्मा। माननीय अध्यक्ष महोदय, नरगटियागंज क्षेत्र में अवस्थित सरकारी अस्पताल में कार्यरत शिक्षकों के आवासन की व्यवस्था के साथ सुविधा विहीन इकलौते सरकारी एएनएम ट्रेनिंग कॉलेज, जहां दूर दूर से आई लगभग 60 लड़कियों हॉस्टल में रहकर नर्सेज ट्रेनिंग ले रही हैं, को मानक अनुरूप सुविधा प्रदान करने की मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं। श्री पवन कुमार यादव।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मिर्जा चौकी, पीरपैती, कहलगांव, भागलपुर, घोरघट वर्तमान NH80 के 10 मीटर चौड़ीकरण सहित निर्माण का 2 खंडों में टेंडर एवं शिलान्यास हो जाने के बाद भी वन विभाग से NOC नहीं मिलने के कारण निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है। सरकार के शीघ्र NH80 के चौड़ीकरण सहित निर्माण प्रारंभ करने की मांग करता हूं। साथ ही साथ रोड में 1-1 मीटर गड्ढा है। 1 सप्ताह से रोड पूरा NH जाम है। माननीय सदस्यगण, प्रश्न अपना शून्यकाल में पूछते हैं और चल देते हैं। ये बड़ा विचित्र है। हमारे तरैया विधानसभा क्षेत्र के 10 मजदूर महाराष्ट्र के कुर्ला में रहते थे और चौथा मंजिल के ढह जाने से 7 हमारे मजदूर भाई के देहांत हो गया, मृत्यु हो गया, 3 घायल है। और कल माननीय श्रम मंत्री जी को कि इसको सूचना भी हमने दे दिया है। ऐसे तो वहां पर 30 से अधिक लोग उसमें दबे हुए। तो आपसे, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इन मृत परिवार जो है उनके प्रति सरकार सोचे और वहां से उनके शव को लाने के लिए सरकार से मैं आग्रह करता हूं। और माननीय श्रम मंत्री यहाँ, माननीय श्रम मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, संज्ञान में लेंगे। तो नाम है, बैठ जाइए। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं। इसकी सूचना प्राप्त है बिहार सरकार को और हमारे अधिकारी वहां लगातार उनके संपर्क में है। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर ये घटना घटी है और अन्य जगह उसके बाहर अगर ये घटना घटती तो सीधा बॉडी को हम वहां से यहाँ ले आते। उनका जो BMC का रूल है कि कोई परिजन जाएंगे तभी उस बॉडी को हैंड ओवर करेंगे। उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और विभाग के अधिकारी के संज्ञान में हम बॉडी को घर तक लाएंगे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही नियमानुसार जितनी सुविधा होगी सभी प्रदान करेंगे। धन्यवाद। हो गया। और किन्हीं का कोई महत्वपूर्ण सूचना है? बोलिए। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत NH80 घोघा गोल सड़क से आमापुर के बीच 20-20 फीट लंबे और 1.5 से 2 फीट गहरे गड्ढे हो गए, जिसके वजह से पिछले 60 घंटे से महाजाम लगा हुआ, एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रहा। अतः सरकार से तुरंत कम से कम मोटरेबल करने की मांग करते हैं। चलिए, आज महत्वपूर्ण सूचना कम है। 14 शून्यकाल था, वो पूरा हुआ है। लेकिन ये बता दें कि संगत का फर्क, पानी की एक बूंद गर्म तावे पर पड़ती है तो मिट जाती है, ये संगत का फल। कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है और सीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है। इसलिए संगत हमेशा सही लोगों के साथ करनी चाहिए और मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे और इस रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बना देता है। अभी आप लोग जा रही थी प्रश्न करके, तो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहेंगे, क्योंकि समय है अभी बचा हुआ, कि जरा ध्यान दें। हम यहां बैठे हैं जनप्रतिनिधि, बड़े ही भाग्यशाली हैं कि जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देकर यहाँ की सेवा का महत्वपूर्ण अवसर दिया है। एक वर्ष में यह सदन लगभग 40 से 50 दिन ही चलता है। ऐसी स्थिति में मैं सभी माननीय दलीय नेताओं से, जो अंदर बैठे हैं और जो बाहर भी सुन रहे होंगे, यह करबद्ध आग्रह करता हूं कि सदन में सत्र के दौरान सभी माननीय सदस्यों की 100% उपस्थिति सुनिश्चित करावें।
ऐसा होने पर हम न केवल अपने संसदीय और विधायकी दायित्वों का अधिकाधिक निर्वहन कर सकेंगे, बल्कि बिहार के इस गौरवशाली प्रदेश में विधायिका को और भी जनोन्मुखी बना सकेंगे। इससे बिहार के विकास की गति भी बढ़ा सकेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा परंपराओं को भी मजबूती मिलेगी। माननीय विधायकों की 100% उपस्थिति से नए चुनकर आए सदस्यों के विधायकी ज्ञान और अनुभव में भी अभिवृद्धि होती है और उनके जन सरोकार के मुद्दे उठाने का भी मौका मिलता है। आपको ज्ञात होगा कि सत्र के संचालन में लोक निधि का बहुत अधिक खर्च और मानव संसाधन का बहुत उपयोग होता है और जनता के पैसे का आपके सदन में विमर्श करने से ही सार्थक उपयोग है। सदन से बाहर रहकर आप जनता के विश्वास पर खरा नहीं उतर पाएंगे। ये गंभीरता से सबको विचारना होगा। ऐसी स्थिति में उनसे सदुपयोग की प्राथमिक जिम्मेवारी हम सबों की है। हमें अपने संसदीय और विधायकी दायित्वों के प्रति सजग और संवेदनशील बनना होगा। इसमें उदासीनता का भाव लोकतंत्र को कमजोर करेगा और ऐसा होने पर लोकतंत्र की जननी बिहार के लिए ये बड़ी ही असहज स्थिति होगी। हमें अपने लोकतांत्रिक गौरव और संसदीय मूल्यों को गहराई से पुनर्स्थापित करना होगा। आइए हम सब मिलकर, जो अंदर बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, यह संकल्प लें कि सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए और 21वीं सदी के राष्ट्र बनाने के लिए हम इस लोकतंत्र की जननी की धरती का मान बढ़ाएंगे। आपकी सहमति से अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं समय के पहले लिया जाएगा। माननीय सदस्य श्री अरुण शंकर प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें। अध्यक्ष महोदय, के सभी प्रखंड संसाधन केंद्र के लिए बीआरपी चयन मार्गदर्शिका 2017 के अनुसार प्रखंड साधन सेवी के पदों पर चयन अधिकतम 3 वर्षों के लिए करने का प्रावधान है, जबकि विभिन्न प्रखंडों में 5 वर्षों से अधिक समय से प्रखंड साधन सेवी अपने पदों पर कार्यरत है। अधिक समय तक अपने पदों पर रहने के कारण बीआरपी एवं विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों का आर्थिक शोषण हो रहा है। सरकार द्वारा प्रखंड साधन सेवी की उपयोगिता पर उपयुक्त अनुशंसा देने के लिए विभागीय आदेश संख्या 4820 दिनांक 3/8/2021 के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, परंतु गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा अभी तक अनुशंसा नहीं किए जाने के कारण वर्षों से वे अपने पद पर बने हुए हैं, जिससे राज्य के शिक्षा व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है। अतः समिति की अनुशंसा आने तक वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रखंड साधन सेवी को अपने मूल विद्यालय में वापस करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। शिक्षा विभाग। महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, ये बड़ा ही प्रासंगिक है, मौजूद है और सरकार के संज्ञान में भी पूर्व से है और हम लोगों ने इसकी समीक्षा भी की है। हम माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहते हैं कि जो माननीय सदस्य ने चिंता जाहिर की है या जो मांग की है, हम 1 महीने के अंदर सभी बीआरपी को अपने मूल विद्यालय में वापस भेज देंगे। 1 महीने में भेजकर, और दूसरी बात जिसकी चर्चा इन्होंने की है कि बीआरपी पद की उपयोगिता के संदर्भ में, तो हम लोग उसकी जांच करा ही रहे हैं और उसकी उपयोगिता के संबंध में जो कमेटी की अनुशंसा आती है, अगर उसकी उपयोगिता होगी तभी ये पद बरकरार भी रहेगा, नहीं तो अगर इसकी उपयोगिता नहीं होगी तो इस पद की भी आवश्यकता नहीं होगी। और अगर इसकी उपयोगिता किसी भी रूप में प्रमाणित हो पाई तो
फिर हम नए लोगों का नई पद्धति से चयन करेंगे। लेकिन अभी जो है, जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, हम 1 महीने के अंदर इन सबको अपने मूल विद्यालय में वापस कर देंगे। चलिए, आप तो इतना सकारात्मक जवाब, आप इसमें क्या पूछिए। अच्छा बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल ये जानना चाहता हूं कि ये जो प्रखंड साधन सेवी लोग हैं प्रखंड संसाधन केंद्र पर, उनके वहां रहने से शिक्षा व्यवस्था के गुणवत्ता पर कोई उसका असर नहीं हो रहा है, बल्कि वो वहां एक बिचौलिए की भूमिका में रह रहे हैं। तो क्यों नहीं इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए और इसकी उपयोगिता वहां से हटा दी जाए। मैं ये माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें समिति की जरूरत है। माननीय मंत्री जी स्वयं जैसा निर्णय अभी उन्होंने सार्थक निर्णय किया है, उसी प्रकार का निर्णय करके उसको वहां से सदा के लिए छुट्टी कर दें, उसकी उपयोगिता को ही समाप्त कर दें। ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, कब तक करा देंगे? माननीय मंत्री जी। महोदय, हमने तो जो प्रश्न वो पूछ रहे हैं उसका भी उत्तर बता ही दिया है कि आखिर सरकार इस पद की उपयोगिता की समीक्षा क्यों करा रही है। जरूर इसकी उपयोगिता के संबंध में कुछ प्रश्न चिन्ह है सरकार के मन में, हमारे मन में भी लग रहा है कि ये उपयोगी है कि नहीं है, और इसलिए जो इन्होंने मांग किया है इस सब को हम मूल विद्यालय में वापस भेज देते हैं। और हम लोगों के भी जो प्रथम दृष्टया चीजें संज्ञान में आई हैं, उस हिसाब से अगर आवश्यकता नहीं होगी, कोई उपयोगिता नहीं होगी, आखिर कोई पद समाप्त करने की भी एक प्रक्रिया होती है, इसलिए कमेटी बनाई गई है। और कोई उपयोगिता नहीं होगी तो सरकार कभी इस पद को नहीं रखेगी। और अगर उपयोगिता भी आएगी तो जो माननीय सदस्य की मूल चिंता है या मूल विषय जिस पर इन्होंने ध्यानाकृष्ट किया है कि अगर आना भी होगा तब दूसरे लोगों का नए तरीके से नया मैंडेट के साथ चयन होगा, ये अभी वर्तमान भूमिका में नहीं रह सकेंगे। मैं माननीय मंत्री जी को इस सकारात्मक सोच के लिए धन्यवाद देता हूं। वाह, बहुत अच्छा। माननीय मंत्री जी से बहुत अपेक्षा है शिक्षा विभाग को। अगर आपकी सदन की या आसन की अपेक्षा है तो हम आपके ही और सदन के सहयोग से अपने आपकी या माननीय सदस्यों और सदस्यों की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा। माननीय सदस्य, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकल जाएगा। माननीय मंत्री जी बड़ी सजगता के साथ आपको इशारा किए हैं। हम केवल इसमें एक चीज थोड़ा पूरक देना चाहते हैं कि आपने कहा कठिनाई और परेशानी आए तो शांत रहिए, लेकिन हमारी समझ से सिर्फ शांत रहने से कहाँ काम चलता है महोदय। कितनों परेशानी आए, शांत रहिए, संतुलित रहिए, संयमित रहिए और सबसे आगे प्रसन्न रहिए, सारी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। कहा जाता है महोदय कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दूरियां मिटाते रहो। लेकिन जिंदगी हर कदम पर नए रंग दिखाने लगी है, जिंदगी हर कदम पर नए रंग दिखाने लगी है। वो जो मेरे हर राज्य के राजदार थे वो अब हमसे अपनी बात छुपाने लगी है। सोच रहे थे कि क्या खता हुई हमसे, सोच रहे थे कि क्या खता हुई हमसे,
जो हमसे दूर करना चाहते हैं, आज पता चला कि कोई और उनके करीब आने लगे। तो महोदय, लेकिन हम तो आपके आने की और आपके नजदीक आने की आहट बहुत पहले से जान लेते हैं। आपके आने की पहल मतलब आहट बहुत पहले से जान लेते हैं, और हम तो महोदय इस आसन को बहुत नजदीक से पहचान लेते हैं। अनुभव की किताब बाजार में बिकती नहीं, और आपके अनुभव को पूरा सदन जान लेता है। माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता अपनी सूचना को पढ़ें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य भर में ऐसा देखा जा रहा है कि सुदूर देहाती क्षेत्रों में गरीब, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उसके दाह संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं होने से मृतक के शव को जहां तहां खुले नदी में फेंक दिया जाता है। साथ ही पूर्व में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि योजना से छोटे छोटे पुल या कलवर्ट निर्माण का प्रावधान था, जिसे अब बंद कर दिया गया है, जिससे आम जनता को सुलभ आवागमन में काफी असुविधा हो रही है। अतः देहाती क्षेत्रों में पंचायत वार सरकारी जमीन चिन्हित कर मुक्ति धाम एवं छोटे छोटे पुल पुलिया कलवर्ट निर्माण हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि योजना से माननीय विधायकों को अनुशंसित करने का अधिकार देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री योजना एवं विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3210 दिनांक 22/6/2016 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 200/2014 की खंडिका 6 के उप खंडिका 30 विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3210 दिनांक 22/6/2016 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका 200/2014 की खंडिका 6 के उप खंडिका 30 में विद्युत का निर्माण कराया जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में अलग से मुक्ति धाम एवं छोटे छोटे पुल पुलिया कलवर्ट निर्माण की योजना को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग क्षेत्र बराबर घूमते रहते हैं और अपने आंखों से देखता हूं कि महादलित परिवार के सबको उठा के पानी में फेंक दिया जाता है। और अगर पंचायत, हम दोनों पर आ रहे हैं, पूरा के भाई बोलने दीजिए, सबों का बात है, सबों के हित की बात है। एक तो उसका आदेश होना ही चाहिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास में। पंचायती राज विभाग के द्वारा बोला गया है कि मुक्ति धाम की स्थापना होगी, लेकिन कब तक होगी वह भी हमको नहीं लगता है कि कब तक होगी। लेकिन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि हम लोगों का अपना जो पावर दिया गया है सरकार की ओर से और आम जनता का पावर है। छोटा छोटा कलवर्ट हमारे क्षेत्र में 3 जगह मांग किया गया है, लेकिन छोटा छोटा कलवर्ट मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में पहले था। श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, और छोटा छोटा कलवर्ट हम लोग के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में अगर आ जाता है और आ जाना चाहिए, तो उससे हम लोगों को बड़ी सुविधा होगी। सभी माननीय सदस्यों का ख्याल है, इसमें सभी माननीय सदस्यों का बात है। और उस कलवर्ट को हम लोग तुरंत लिखेंगे। अनुशंसा हम लोगों के हाथ में आपने हस्तगत किया है, सरकार पावर दिया है, आप पावर दिया है, हम लोग अनुशंसित करते हैं। आज कैसे छतदार चबूतरा बनाते हैं, आज कैसे कला मंच बनवाते हैं, आज पीसीसी का निर्माण हम लोग कराते हैं। तो इस कलवर्ट को आ जाना चाहिए इसमें और सीधा इसमें आना चाहिए। और जब जो अभी माननीय मंत्री महोदय बताए हैं उससे नहीं बनने वाला है श्रीमान।
हम लोगों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में इसको हम आग्रह करेंगे सरकार से, आपसे, यह आना चाहिए और आज आश्वासन मिलना चाहिए और इसका आदेश निर्गत होना चाहिए दोनों का। ये पुल पुलिया वाला हम लोग को एकदम ये करवा सब कोई उठने आप लोग का सब बोलिएगा वही जिनका नाम है। नहीं करवा दीजिए महोदय। आप सब 10 से ज्यादा विधायक उठे हुए हैं, गंभीरता प्रश्न का दिखाई पड़ रहा है। महोदय हम लोग चाहते हैं महोदय सारे विधायक अब बैठ जाइए, बैठ जाइए। था पहले महोदय, सभी लोग बैठ जाइए। हम लोग उस वक्त था, हम लोग को 10 से 15 में हम लोग को था महोदय। ये आपका इसमें नाम नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है। नाम नहीं, इसमें राजकुमार सिंह का, राजीव कुमार, दिलीप राय, दामोदर रावत। बोलिए महोदय। चूंकि ये मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, मेरा तो यही सजेशन है कि क्षेत्र के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री जो विकास फंड है उसको उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी विधायक को अपने क्षेत्र में सर ऊंचा करके और लोगों की समस्या का समाधान करने में कोई ये ना हो। क्योंकि ये फंड है मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना इसका नाम है, जो क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी योजना हो उसको इसमें सम्मिलित करना चाहिए, मेरा सजेशन है। क्षेत्र विकास में जितनी भी चीजें हैं इसको सम्मिलित करने में कोई बुराई नहीं है। कार्यालय के लिए आप लोग इंटरेस्टेड है ना जी? माननीय कार्यालय के लिए भी इंटरेस्टेड है जी, कोई कार्यालय के लिए भी अगर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहूंगा और मेरा संरक्षण है। आज तो कोई संरक्षण में बाधक भी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव होगा कि मुक्ति धाम और छोटा छोटा कलवट के लिए सरकार रुका जाए। अरे सुन लीजिए, गंभीरता से सुनिए। पुल पुलिया वही हो गया, बड़ा पुल तो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनता ही है और सब जगह बनता है। छोटा छोटा कलवट, पुल पुलिया और मुक्ति धाम का मेरा सुझाव है श्रीमान कि एक प्राकृतिक राशि निर्धारित कर दे, 10 लाख 15 लाख, उससे आगे हम लोग अनुशंसा नहीं करें और जो करें उसके अंतर्गत रहे और उससे छोटा छोटा पुल कलवट और मुक्ति धाम का भी एक राशि निर्धारित कर दे सरकार। माननीय मंत्री महोदय विभाग कर दे, लेकिन माननीय मंत्री जी दोनों आग्रह करेंगे कि दोनों का। माननीय मंत्री जी बहुत उदारता के साथ उठे हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वाजिब है महोदय। सरकार भी माननीय सदस्य की चिंता से चिंतित हो जाता है महोदय। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं महोदय कि मनरेगा योजना से भी काम हम लोग करते हैं। पंचायत समिति के 15वीं योजना से भी कार्य होते हैं महोदय। जिला परिषद भी काम करता है। ये उचित नहीं, बैठ जाइए। माननीय मंत्री को बोलने दीजिए, ये उचित नहीं। हमको पहले बोल लेने दीजिए, फिर मौका देंगे। आपका सुझाव नकारात्मक नहीं है, मैंने कहा इन्होंने तो स्वीकार किया कि सही है। अच्छा है। चलिए, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा से भी काम हम लोग करते हैं। जहां कच्ची सड़क बना रहे हैं उसमें पुल पुलिया देते हैं, जहां अलंग का निर्माण करते हैं उसमें देते हैं, जहां पैन की उड़ाही करते हैं उसमें आवश्यकता अनुसार देते हैं। मुक्ति धाम भी बनता है मनरेगा से। इसमें तो है, नियमावली में है। नियमावली में मैंने कहा है। अरे नियमावली में क्या क्या है एक बार बता दें। गृह निर्माण का इसमें प्रावधान किया हुआ है। ये पढ़ दीजिएगा, पढ़ दीजिए, सब नहीं सुन रहे। अध्यक्ष पढ़ दीजिए एक बार, आप सुन लीजिए ध्यान से, आप लोग के ध्यान में आ जाए जो चीज है। जहाँ विद्युत की आवश्यकता नहीं वहाँ चलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विभागीय संकल्प ज्ञापन संख्या 3210 दिनांक 22/6/2016 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका में 2014 की कंडिका 6 के उप कंडिका 30 में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण की योजना है। विद्युत शवदाह गृह की योजना है महोदय। इसी प्रकार इसी को हम लोग नीचे के स्तर पर ठीक करा देंगे महोदय।
ये संशोधित कर मतलब मुक्ति धाम भी करवा देंगे, मुक्ति धाम भी हो जाएगा। चलिए तो मंत्री जी आपका नाम नहीं है इसमें, माननीय अभी उन्हीं का माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा से नहीं, हम लोगों को जो अपना पावर दिया गया है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि कैसे काम होता है, कहाँ काम होता है, उतना बोलने की सदन में जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन सरकार के हम लोग सत्ताधारी हैं, हम लोग काम कराते हैं, हर एक काम पर ध्यान रखते हैं और काम करवाते हैं। तो हम लोग क्षेत्र घूमते हैं, छोटा छोटा पुल कलवट का जो है मुक्ति धाम का मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में सीधा निर्देश दे दिया जाए, सबको सुविधा होगी और हम लोग बनवा देंगे। अध्यक्ष महोदय दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य सभी लोग चिंतित हैं और माननीय सदस्य की चिंता से सरकार को वाकिफ हो गया, सरकार भी चिंतित हो गई है, सरकार इस पर विचार करेगी। चलिए हो गया, आश्वासन हो गया, इसको गंभीरता से सरकार लेगी और आपके ये अब नहीं ये अब सरकार इतनी सजगता के साथ विषय को रखी है, नहीं आपका नहीं है राजकुमार जी। अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की भावना है और मैं शेयर करना चाहूंगा कि सरकार की योजनाएं अपना काम करती हैं, लेकिन क्षेत्र में जब विधायक अपनी योजना से कुछ कार्य करता है तभी क्षेत्रवासियों को लगता है कि हमारे विधायक ने भी हमारे लिए कुछ किया है। इसलिए पुल पुलिया का निर्माण हो, मुक्ति धाम का निर्माण हो, इन चीजों का मुख्यमंत्री विकास फंड से विधायक को ये होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए कि अनुशंसा कर सके, ताकि क्षेत्रवासियों को लगे कि उनका विधायक भी उनके लिए कुछ कर रहा है सरकार के अतिरिक्त। यही भावना है सारे सदस्यों की और मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि विधायकों का विषय आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए। आप विषय बैठ जाइए। पूर्व मुख्यमंत्री जी, अब ये विशेष। अध्यक्ष महोदय, ये ध्यानाकर्षण में हम हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन हम व्यवस्था में के अनुसार काम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। आप अवगत हैं सर कि 1980 से हम विधायक हैं और जब से क्षेत्र विकास योजना या ऐच्छिक योजना दिया गया, 50,000 पहले था, 1 लाख किया गया था, उस समय किसी प्रकार का बैरियर नहीं देखा गया था। हुआ था कि विधायक अपने मन के अनुसार अपने क्षेत्र में काम करा सकेंगे। तो हम समझते हैं पुराना वो है, अब बैरियर लगाने की क्या जरूरत है कि अमुक काम कीजिए, अमुक काम नहीं कीजिए, अमुक काम नहीं कीजिए। तो ये मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को एकदम फ्री कर देना चाहिए, जहां विधायक को जो काम करना चाहे वो करावे। मैं ये प्रस्ताव देता हूं। माननीय मंत्री जी, इनके विचार को सबसे अभी सदन में सीनियर विधायक हैं, आप गंभीरता से लें और माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान आप तो करने के लिए आश्वासन भी दिए हैं, तो इसको गंभीरता से अगले सत्र के पहले दिखाई भी पड़े। अब हो गया माननीय प्रभारी मंत्री शिक्षा विभाग, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम 1981 की कंडिका 26(3) के तहत बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा मौलवी स्तर तक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली 2022, बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली 2022 एवं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली 2022 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम 1981 की कंडिका 26(3) के तहत बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा